A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. In this video we will attempt 75 questions which would help you to understand the pattern of the examination and the level of the question. So let's start today's topic, today's video. So first question on this video is the question is the lineage is determined through the male line in this family system. अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लीनेज डिटरमाइन करता है किसको, मेल लाइन को फैमिली सिस्टम में, तो उसको क्या कहते हैं, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, न्यूलोकल या सिंगल पेरेंट फैमिली। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जिसका सही आंसर है, आप इसका वीडियो को रोक करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, पॉज करके, और अब चाहे अगर आपको नहीं पता इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो उसमें पूछा है कि जो मेल लाइन की तरफ से, यानी कि कोई भी मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो होता है उसमें उसकी ही डिटरमाइन, उसकी लीनेज की जो हम एक फैमिली सिस्टम में वर्क करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। ओके, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। अगर मदर की तरफ से होता है तो उसको बोलते हैं मैट्रियार्की। ठीक है। न्यू लोकल क्या होता है, न्यू लोकल वो होता है कि जब भी कोई न्यूली मैरिड कपल जो है अपना अलग घर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यू लोकल। लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली और न्यू लोकल में क्या डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन इससे बनता है तो आप इसका सही आंसर ये है कि न्यू लोकल और न्यूक्लियर फैमिली में ये डिफरेंस होता है कि दोनों में ही मैरिड कपल होते हैं, उनकी जो एंसेस्टर्स फैमिली हो वो साथ नहीं होती हैं उसमें। बट न्यू लोकल में क्या होता है कि रिसेंटली मैरिड जो लोग हैं वो अपना न्यू डिफरेंट अलग घर बनाते हैं और वहाँ रहते हैं, तो उसको न्यू लोकल बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि बच्चे भी साथ होते हैं। हो सकता है कि शादी को 3-4 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हों, उसके बाद अगर कोई बेबी चाइल्ड है तो उनके साथ रहना, तो वो बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो न्यू लोकल और न्यूक्लियर फैमिली में डिफरेंस होता है। ऑप्शन डी जो है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है कि जिसमें कि सिंगल पेरेंट है, वो मदर है या फादर है, उसको उस तरह की फैमिली को हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है। तो आई होप कि जो ऑप्शन हैं इनको भी आप अच्छे समझे होंगे और क्वेश्चन इनसे नेक्स्ट टाइम बनता है ऑप्शन में से भी तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी यूनिट। अब जैसे हमने सोशलाइजेशन को हमने पढ़ा है, मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है सोशलाइजेशन क्या है, कौन कौन से एजेंट होते हैं उसके, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसमें हमसे अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। तो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा था प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोशलाइजेशन फॉर चाइल्ड इज स्कूल है, पीयर ग्रुप है, फैमिली है या नेबरहुड है। आपने इसका आंसर बहुत ईजी तरीके से दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, आप जैसा आप सभी को पता है, इसका आंसर है हमारा फैमिली, आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैरिज सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल इज मैरिड टू मोर देन वन वाइफ, यानी एक से ज़्यादा वाइफ के साथ, एक से ज़्यादा फीमेल के साथ जो है शादी करता है, वो इस तरीके की शादी को क्या कहते हैं, इस तरीके की शादी के सिस्टम को क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम पॉलीगैमी। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा इसका आंसर है, देखो ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन में से पहले पॉलीगैमी, फिर उसके बाद है मोनोगामी, फिर उसके बाद है पॉलीएंड्री, फिर उसके बाद है पॉलीगाइनी। देखो अब इसमें क्या डिफरेंस होता है इन सभी में। पोलोगैमी वो होती है जिसमें कि एक मेल के क्या होते हैं, काफ़ी मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर किसी की वाइफ होती हैं तो उस तरह की मैरिज को बोलते हैं पॉलीगैमी। याद रखना पॉलीगैमी, दो या दो से ज़्यादा वाइफ हो तो उसको बोलते हैं हम पॉलीगैमी। मोनोगैमी उसको बोलते हैं इसमें एक सिंगल हस्बैंड है और सिंगल वाइफ है, उन दोनों की शादी जो होती है, इस तरीके का जो कपल है उनको बोलते हैं हम मोनोगामी। इस तरीके की शादी को बोलते हैं मोनोगामी। पॉलीएंड्री इसमें होता है कि एक फीमेल है लेकिन उसके काफ़ी हस्बैंड्स होते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी क्या होता है, पॉलीगाइनी का होता है कि किसी भी की इंडिविजुअल की काफ़ी सारी पत्नियां होना, उसमें जैसे कि नंबर हो सकता है 5, 6, 7 इस तरीके से। लेकिन पॉलीगैमी और पॉलीगाइनी में थोड़ा डिफरेंस आपको मैं समझाऊं तो वो ये होता है, दोनों सिमिलर साउंड करते हैं बट दोनों में अलग थोड़ा सा ये है कि पॉलीगैमी में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा, पॉलीगैमी में क्या होता है दो हो या दो से ज़्यादा हो। ठीक है। लेकिन पॉलीगाइनी में क्या हो सकता है, इसमें 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, इसमें दो नहीं होती, इसमें दो से ज़्यादा होती हैं हमेशा। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने दो भी की हुई तो पॉलीगैमी के अंडर आ जाएगा, लेकिन दो से ज़्यादा है तो पॉलीगाइनी के अंदर आता है वो शादी का तंत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, मीनिंग्स, हायरार्कीज, रिलीजियस प्रैक्टिस पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज टर्म्ड एज। देखो अगर आपने
मेरी वीडियोस को सभी को देखा है, तो आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपने देखा है तो हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं आपको आंसर दूं इसका, तो वो है कि अगर आपने कल्चर वाली वीडियो मेरी देखी है तो उसको देखने के बाद आपको ईजिली जो है इसका आंसर कर सकते थे। तो इसका आंसर है हमारा ए, कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स, जो कंसेप्ट, जो हेल्थ का जो कंसेप्ट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, फिजिकल, सोशल और मेंटल एस्पेक्ट ऑल्सो, या फिर या ऑप्शन सी फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट, या डी सोशल एस्पेक्ट ओनली। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिलेटेबल है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें फिजिकल भी है, सोशल भी है और मेंटल भी है, तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है क्या? हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने द आर्य समाज। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, जो आर्य समाज है वो किसने फाउंड किया? आपके सामने ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा या महात्मा गांधी। ठीक है, अब इसका आंसर तो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर तो होगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, बी, इसका आंसर हमारा बी होगा। लेकिन हमें साथ साथ हमें ये भी अब जानना है कि जो राजा राम मोहन राय साहब हैं, राजा राम मोहन रॉय जो हैं, उन्होंने कौन सा समाज की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने कौन से समाज की स्थापना की थी? या कौन सा मिशन से रिलेटेड है ना? या महात्मा गांधी ने कौन कौन सी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं? तो इनके बारे में भी अब हमें जानना होगा, जानना चाहिए। वो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं, जो मेरे नोट्स हैं मैंने उनमें भी वो डिफाइन किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज फोकस ऑन द राइट्स ऑफ। जो सत्यशोधक समाज है वो किस पर फोकस करता है? किसके राइट्स के ऊपर फोकस करता है? बैकवर्ड के, चिल्ड्रन के, विडोज के, फार्मर के। आपके सामने ऑप्शन है, तो सत्यशोधक समाज जो है आपके सामने जो ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। अगर आपको पता है तो इसको वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेक्टिव रहेगा सेशन। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सत्यशोधक समाज जो फोकस था उनका किसके राइट्स के ऊपर फोकस था? उनका फोकस था बैकवर्ड क्लास के राइट्स के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स दैट इनहिबिट्स इन अ लोकेलिटी। यानी कम्युनिटी क्या है? इनमें क्वेश्चन ये दिया है कि एक स्टेटमेंट है, कम्युनिटी इज अ ग्रुप। ठीक है, कम्युनिटी एक ग्रुप है या कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है जो रहते हैं किसी लोकेलिटी में। अब ठीक है, ये किसने दिया है? अब ये जो डेफिनेशन है, ये जो बताया है स्टेटमेंट, ये किसने दिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए, जिसबर्ट, बी, मैकाइवर, सी, मैक्स वेबर या डी, ऑकबर्न एंड निम्कोफ। तो इसका आंसर है हमारा डी। इसका आंसर क्या है हमारा? डी, ऑकबर्न एंड निम्कोफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इमोलेशन ऑन द फ्यूनरल पायरे ऑफ हस्बैंड इज रेफर टू एज। अब उन्होंने पूछा है कि प्रैक्टिस सेल्फ इमोलेशन की फ्यूनरल पर किस प्रथा में पाई जाती है? अब वो आपके सामने ऑप्शन है ए, सती, या बी, पनिग्रहण, या सी, कन्यादान, या डी, होमा। अब देखो सी तो बिल्कुल नहीं होता, कन्यादान तो हमें पता ही है क्या होता है कन्यादान, पनिग्राम भी नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी हट जाते हैं। ठीक है, अब होमा एक अलग सा वर्ड है, लेकिन उसमें क्या पूछा है कि फ्यूनरल पर, जैसे कि सती की प्रथा के बारे में आप जानते होंगे, जिसके अगेंस्ट जो है राजा राम मोहन रॉय ने काम किया था, उसी के खिलाफ था ये, है ना। तो वो कौन सा सिस्टम था? वो था सती सिस्टम। तो आपके सामने ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द आइडियल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म कंटेन्स। जो आइडियल फॉर्म है किसकी? कैपिटलिज्म की। उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या कंटेन करता है वो? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर्सनल प्रॉफिट, ओके, ऑप्शन बी फ्री कंपटीशन, ओके, या ऑप्शन डी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ऑफ कोर्स आपके सामने से, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमी में, मैंने बताया था आपको कैपिटलिस्ट के बारे में, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में बताया था। अगर आपने उनको अच्छे सुना है तो आप इसका आंसर भी कर सकते थे। तो इसका आंसर हमारे सामने होगा सी, क्योंकि तीनों ही चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, पर्सनल प्रॉफिट भी, फ्री कॉम्पिटिशन भी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर लोअर कास्ट perform various function for upper caste and receive grain in returns of known as। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि लोअर कास्ट के जो पीपल हैं, जो एक सो कॉल्ड स्टेटा है हमारी सोसाइटी में, जो लोअर कास्ट कहलाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं काफ़ी फंक्शंस किसके लिए? अपर कास्ट के लिए। बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलता है ग्रेन्स, यानी कि अनाज वगैरह मिलता है। तो उस तरीके के सिस्टम को क्या कहते हैं, है ना? वो क्या किस और नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है दान, बी भूदान, या सी जजमानी, या डी सती। देखो सती तो नहीं होगा, सती कट जाएगा इसमें से। ठीक है, उसके बाद दान भी नहीं होगा,
क्योंकि वो काम कर रहे हैं उनके लिए। ऐसा नहीं कि ट्रस्ट वो दे रहे हैं, वो दान कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, बिना किसी उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किए हुए वो उनको दान पैसा दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, ग्रेन्स दे रहे हैं, तो वो दान के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी दान भी कट जाएगा। भूदान भी नहीं, क्योंकि ज़मीन नहीं है, वो ग्रेन दे रहे हैं, तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है जजमानी सिस्टम। ठीक है, जजमानी सिस्टम में इसी तरीके से होता था कि जो लोअर कास्ट के पीपल हैं, जो लोअर कास्ट हैं, परफॉर्म करते थे वेरियस फंक्शन, किसके लिए? फॉर अपर कास्ट पीपल, और बदले में क्या उन्हें मिलता था? अनाज वगैरह मिलता था। तो वो क्या कहलाता है सिस्टम? वो कहलाता है जजमानी सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है व्हेन द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रेस्ट विद द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इट इज़ रेफर्ड एज, है ना। अब क्वेश्चन का है कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रेस्ट विद द स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इट इज़ रेफर्ड एज। अब क्वेश्चन में आपके सामने ऊपर हैं, आपके सामने जो ऑप्शन हैं वो है आपके सामने कम्युनिटी ओनरशिप, बी प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, या डी पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इसमें जैसे क्वेश्चन कितना आसान है, अगर आपने जो आइडियोलॉजीज़ के बारे में पता होगा, आपको कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सब अगर आइडियोलॉजीज़ या फिर पढ़े होंगे तुमने आइडियाज़, तो ये कंसेप्ट अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से इसका कर पाएंगे। देखो उसमें क्या कह रहा है कि कंप्लीट जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो स्टेट पर है, स्टेट के पास है। किसके बिहाफ पर? प्रो पीपल के बिहाफ पर। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी है, फॉर एग्जांपल आपके सामने पब्लिक प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाती है? पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि स्टेट के पास होती है। किसके बिहाफ पर? पब्लिक के बिहाफ पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसका आंसर होगा कि हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें है द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, है ना, स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस इन बोथ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इज रेफर्ड एज। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, यानी कि नॉर्म्स नहीं है। जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होंगी नॉर्म्स की, इसमें मैं बताएं कि नॉर्म्स होते क्या हैं, है ना। नॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ये अनरिटन रूल होता है, कहीं बस हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अनरिटन रूल होता है, इसको मान लिया जाता है कि हाँ ये ऐसी तरीके से चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उनको कहते हैं नॉर्म कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोसाइटी और इंडिविजुअल, वो क्या कहलाता है? क्या नॉर्मलेसनेस है कहाँ पर? सोसाइटी में भी और इंडिविजुअल के बिहेवियर में भी, तो उसको क्या कहेंगे? तो आपके सामने ऑप्शन है ए एनोमी, बी कैपिटलिज्म, सी जजमानी, या डी प्राइवेटाइजेशन। तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये जजमानी भी नहीं है, सामने पीछे पड़ा, कैपिटलिज्म भी नहीं, तो आपके सामने आंसर आ गया। आंसर है इसका ए एनोमी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अट्रैक्शन टुवर्ड्स लग्जेरियस कॉमोडिटीज विच अदरवाइज आर नॉट नीडेड इज रेफर्ड टू एज। अब बात की है अट्रैक्शन किसकी तरफ? लग्जेरियस, यानी कि बहुत ही जो ऐसी चीज़ जो आपको लग्जरी लाइफ जो आपको जीने के लिए चाहिए, वो कॉमोडिटीज़, वो विच अदरवाइज आर नॉट नीडेड इज रेफर टू एज, वो क्या कहलाता है? वो किस और नाम से जाना जाता है? तो वो उसका सामने आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बार्टर, बी कंज्यूमरिज्म, ये सी प्राइवेटाइजेशन, ये डी कैपिटलिज्म। अब आपके सामने कोई लग्जरियस आर्टिकल है, कोई लग्जरियस गुड्स हैं, कोई सर्विसेज हैं जो आप ले रहे हैं, तो वो सब किस में आता है? वो सब आता है, आप एक एज ए कंज्यूमर हैं, तो वो किस में आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका आंसर वो आप किस चीज़ के अंदर आएगा? वो कंज्यूमरिज्म के अंदर आएगा। बार्टर एक अलग सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक गुड्स है, आप दूसरे गुड्स के साथ उसको एक्सचेंज करते हैं, तो वो कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपके पास आलू हैं, किसी के पास टमाटर हैं, तुमने कहा तुम्हें आलू चाहिए तो मैं तुम्हें आलू दे देता हूँ, किसी को टमाटर चाहिए तुम उसे टमाटर दे दिया, तुमने आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर लिया, उसके हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम, जो कभी बहुत पहले चला करता था। उसके बाद है कंज्यूमरिज्म, वही के जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर है, उसको एक चाहिए, क्या चाहिए? उसको चाहिए लग्जरियस गुड का वो कंज्यूम करे, जो कमोडिटीज़ हैं उनको कंज्यूम करे, तो वो सब क्या है? कंज्यूमर है, तो वो कंज्यूमरिज्म के अंदर आएगा। प्राइवेटाइजेशन एक अलग चीज़ है, कैपिटलिज्म एक अलग चीज़ है, तो ये दोनों चीज़, ये ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ए सेट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स लॉज, ए सेट ऑफ फाइनेंशियल लॉज, ए सेट ऑफ ऑफिशियल लॉज, या फिर द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन द पावर्स ऑफ स्टेट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। कितना भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो सब कुछ को कवर कर ले रहा है वो है हमारा ऑप्शन डी। वो क्या कह रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर है जो डिफाइन करता है पावर की, पावर ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की क्या पावर होंगी, राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी सिटीजन की, तो वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41।
इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा द इंडियन इकोनॉमी सिस्टम मेनली रिलाइड ऑन। अब पूछ रहा है कि देश की आज़ादी से पहले अब जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था थी वो किस पर मेजरली रिलाई करती थी, मेनली किस पर रिलाई थी। आपके सामने ऑप्शन ए इंडस्ट्री, बी एग्रीकल्चर, सी इंपोर्ट या डी एक्सपोर्ट। तो बहुत इजी तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप ही को पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो काफ़ी बाद में हुआ है, तो सबसे पहले हमारे पर एग्रीकल्चर पे रिलाई करती थी, तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्वेश्चन 42, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द सोशल लाइफ इज बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आपके सामने ऑप्शन है मेंबर ऑफ द सोसाइटी, प्लोरेटेरिएट एंड बुर्जुइजी, या रिच और मिडिल क्लास, या किंग और सब्जेक्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप मार्क्स के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो आप इन टर्म से ज़रूर फेमिलियर होंगे, प्लोरेटेरिएट और बुर्जुइजी से, क्योंकि प्लोरेटेरिएट वो लोग होते हैं जो कि मज़दूर किस्म के लोग होते हैं, मज़दूरी करते हैं, और बुर्जुइजी वो होते हैं जो एलीट क्लास होती है, जो जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पर कंट्रोल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुर्जुइजी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा बी। ओके, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा प्लोरेटेरिएट और बुर्जुइजी के बारे में। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर आपको अच्छे से और भी समझा सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा है, देखो नॉट पूछा है, नॉट अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें पूछा है सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है ए फैमिली, बी क्लब्स, या सी रिलीजन, या डी गवर्नमेंट। जैसे अगर आपने सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं क्या, तो आप इसको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से मतलब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एक्सेप्टेड है। रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एक्सेप्टेड है। गवर्नमेंट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। बट क्लब सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा बी। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्लेंडेड फैमिली इज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए किसकी, ब्लेंडेड फैमिली की। अब ब्लेंडेड फैमिली देखो क्या आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए कहता है मोर देन 2 जनरेशन लिव टुगेदर, बी मेंबर फॉलो डिफरेंट कल्चर, सी इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन फ्रॉम वन और बोथ पार्टनर्स प्रीवियस रिलेशनशिप्स, या सी या डी वेयर चिल्ड्रन आर अडोप्टेड। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है ब्लेंडेड फैमिली की, तो देखो पहला जो ऑप्शन है मोर देन 2 जनरेशंस लिव टुगेदर, तो ये तो जॉइंट फैमिली का फीचर है, ये हट जाएगा। दूसरा भी आएगा मेंबर्स फॉलो डिफरेंट कल्चर, ये ब्लेंडेड फैमिली का नहीं आएगा। ऑप्शन सी इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन फ्रॉम वन और बोथ पार्टनर्स प्रीवियस रिलेशनशिप्स, या डी वेयर चिल्ड्रन आर अडोप्टेड। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, 44 का सही आंसर है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू इक्वालिटी इज एनश्राइन इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल में बात की गई है, तो आपके सामने आर्टिकल है 41, 23, 26 और 45। तो सही इसका आंसर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 to 18 तक जो है किसकी बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिस्टम इन विच टोटल पावर इज वेस्टेड इन द वन इंडिविजुअल और पार्टी इज कॉल्ड। एक ऐसा सिस्टम वो क्या कहलाता है जिसमें टोटल पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में होती है या पार्टी के हाथ में होती है, वो कौन सी तरीकों, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 40 डेमोक्रेसी, बी डिक्टेटरशिप, या सी मोनार्की, या डी अरिस्टोक्रेसी। तो इसका सही आंसर जो है हमारा, इसका सही आंसर है हमारा बी डिक्टेटरशिप। जब किसी सारी पावर चली जाती है किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में या किसी एक पार्टी के हाथ में, तो वो चली जाती है, वो क्या कहलाती है, वो डिक्टेटरशिप कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स और फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आपने डीपीएसपी और इन सब, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसमें आर्टिकल 32 जो देखेंगे उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो वही उसको क्या कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा ए, मतलब सॉरी हाँ सही इसका आंसर है हमारा ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पीपल डू नॉट वांट लिबर्टी बट दे वांट लॉ एंड ऑर्डर। ये किसने बोला है, ये किसने बोला है। आपके सामने ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी हिटलर, या सी सुभाष चंद्र बोस, या डी मुसोलिनी।
ये बोला है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके स्टेटमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बता सकते हैं वीडियो को रोक करके, और बाकी मैं अभी इसका आंसर अभी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है हमारा डी, मुसोलिनी। नेक्स्ट इज हाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़ इन द स्टेट ऑफ, आपके सामने स्टेट है, इसमें पूछ रहा है कि हाई सेक्स रेशियो जो है वो कौन से स्टेट में ज़्यादा है। तो आपके सामने ऑप्शन है केरला, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब। तो आपके सामने इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर था, वो है केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ऑफ फैमिली। अब किसके बिहाफ पर जो है फैमिली मेंबर नहीं बनते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मैरिज, जो आपके सेकंड ऑप्शन है हमारा बर्थ, थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्रेंडशिप या डी अडॉप्शन। देखो फैमिली मेंबर बनने के 3 ही मेजर ये फैक्टर होते हैं, पहला मैरिज हो या बर्थ हो, ठीक है, या अडॉप्शन हो। इन 3 ही के बिहाफ पर जो है कोई भी फैमिली का मेंबर बनता है। लेकिन उन्होंने पूछा कि नॉट ऑफ द बेसिस ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, कौन सा इसमें से ऐसा है कि जिसके बिहाफ पर हम मेंबर नहीं बन सकते फैमिली का, तो आपके सामने ऑप्शन सी है, यानी फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। द ऑब्जेक्ट ऑफ एटीट्यूड कैन बी, द ऑब्जेक्ट ऑफ एटीट्यूड कैन बी एंटिटीज, पीपल, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग सेंसरी स्टिमुली इज नोन एज। अब पूछिए साइकोलॉजी का जो आपकी यूनिट है, साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं ये। द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी स्टिमुली वो किस और नाम से जानी जाती है। तो उसका आपके सामने ऑप्शन है ए लर्निंग, बी परसेप्शन या सी प्रेजुडिस या डी सेंसेशन। तो सेंसेशन नहीं है, लर्निंग भी नहीं है, प्रेजुडिस भी नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। अब बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसका सही आंसर हमारा 1991 में हमारा एलपीजी आया था। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है फ्लेक्सिबल हो गई थी, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया गया ताकि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को देश अपना इन्हांस कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें और बढ़ा सकें आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, इंटेलिजेंस अप्लाइज। इंटेलिजेंस अप्लाइज क्वेश्चन ऑप्शन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ऑल ऑफ दीज, नॉलेज, वंस कैपेसिटी फॉर लॉजिक। तो इसका सही आंसर है इंटेलिजेंस से एम्प्लाइज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, नॉलेज भी होती है, वन कैपेसिटीज़ फॉर लॉजिक भी होती है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लिनेशन और प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट वन पर्सन और अ ग्रुप, वो क्या कहलाता है। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन समझ रहे हो ना, किसी की तरफ झुकाव। प्रेजुडिस का मतलब किसी के बारे में आप पहले से ही जज कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, तो आप उसके कवर के थ्रू इसको जज कर ले रहे हैं चीज़ों को। तो वो इंक्लिनेशन या झुकाव या फिर किसी के फेवर, प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट वन पर्सन और ग्रुप, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या फिर उसके फेवर में, किसी ग्रुप के फेवर में या इंडिविजुअल के फेवर में या उसके खिलाफ, उसको क्या बोलते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए बायस, बी स्टीरियोटाइप या सी डिस्क्रिमिनेशन या डी इनिक्विटी। तो इनिक्विटी एक अलग कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद देखो डिस्क्रिमिनेशन तो ये नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ होती है। बी स्टीरियोटाइप भी नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा ए बायसनेस, जिसमें आपका बायस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो कैपेबल होती हैं किसी भी डिटरमाइन करती हैं एक इंडिविजुअल का बिहेवियर का, वो क्या है। आपके सामने ऑप्शन है बी ए मूड, बी सेंसेशन, सी इंटेलिजेंस या डी इमोशन। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वह है हमारा इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इनकम्पासेस, यानी कि जो कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का, उसका क्या मतलब है, वो क्या उसका ऑब्जेक्टिव है ना। तो क्या है, ऑप्शन ए इगैलिटेरियन सोसाइटी, बी स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, डी स्टेट इंटरवेंशन फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग हेल्प टू नीडी एंड इंडिजेंट। आपके सामने सभी ऑप्शन आ गए। अब इसमें जो इगैलिटेरियन के लिए अप्रोच होता है
और जो स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये होता है वेलफेयर स्टेट के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ उनके पास हो। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये नहीं होता है। स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट का इंटरवेंशन होता है, किस लिए होता है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और प्रोवाइडिंग हेल्प टू द नीडी और इंडिजेंट। तो ये इसका सही कंसेप्ट है सोशल वेलफेयर स्टेट का, आंसर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the person is arrested without any violation of law the writ petition is filed। अब देखो पोस्ट क्वेश्चन है कि जब किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर लिया गया है, किसी भी वॉयलेशन, उसने कोई भी वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं किया है, तो कौन सी जो पिटिशन है वो फाइल होगी? आपके सामने ऑप्शन है मैंडमस, बी हैबेस कॉर्पस, या सी क्यो वारंटो, या डी प्रोहिबिशन। तो जब प्रोड्यूस ऑफ बॉडी की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है ऑप्शन नंबर बी, हैबेस कॉर्पस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FIR स्टैंड्स फॉर, FIR की क्या फुल फॉर्म है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रेफरल, फ्री इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या डी फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट, या डी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो बहुत इजी से इसका आंसर है, आप सभी को पता होगा, नहीं है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसको नहीं बताता हूँ आपको, ठीक है? आप इसका आंसर खुद देंगे। विच सोशल मूवमेंट इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्पेसिफिक जो सोशल मूवमेंट है इंडिया का नहीं है। सबसे पहला है ए, चिपको मूवमेंट, ये तो इंडिया का है, तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद है बी, मे 4th मूवमेंट, ओके। ऑप्शन सी, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ओके। ऑप्शन डी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये तो जो हमारा ए भी इंडिया से रिलेटेड है, और हमारा बी सी भी इंडिया से रिलेटेड है, और डी भी हमारा इंडिया से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मे 4th मूवमेंट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड बाय, जो आज़ाद हिंद फौज थी वो किसने फॉर्म की थी? आपके सामने ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेल्लूर मैथ इन वेस्ट बंगाल इज एसोसिएटेड विद, जो बेल्लूर मैथ हैं वेस्ट बंगाल में वो किससे एसोसिएटेड हैं, किससे जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है कर्वे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंदा, या सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है हमारा बेल्लूर मैथ जो है हमारे स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना हजारे इज़ नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन, अन्ना हजारे किस के लिए जाने जाते हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट के लिए जाने जाते हैं? एंटी करप्शन मूवमेंट, वुमेन इंसिपेशन, या वुमेन इमेंसिपेशन, या चाइल्ड राइट्स, या फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखो आपके सामने 2012 का जो पूरा प्रदर्शन चला था, धरना प्रदर्शन चला था, वो किसके खिलाफ था? वो सारा अगेंस्ट था करप्शन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंटी करप्शन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू सोशल चेंज। अब इसमें कौन सी फॉलोइंग थिंग्स हैं जो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, क्या रेसिस्टेंस रोकथाम करती हैं, किसमें? सोशल चेंज में। तो आपके सामने ऑप्शन है सोशल प्रॉब्लम्स, कल्चरल चेंज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू इन्वेंशंस। इसका सही आंसर है हमारा नॉन। देखो सोशल प्रॉब्लम तो रेसिस्टेंस नहीं करती हैं, कल्चरल चेंज भी नहीं करता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं करता, बल्कि ये तो पुश करता है सोशल चेंज को। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू इन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन आर कोज ड्यू टू, एसिड रेन किसके कारण होती है, उसका मेजर रीज़न क्या है? सबसे पहला है हमारा वाटर पोल्यूशन, ए सेकंड एयर पोल्यूशन, या सी नॉइज़ पोल्यूशन, या डी नेचुरल डिसास्टर। तो इसका आपने अगर पढ़ा होगा एसिड रेन के बारे में तो उसमें आपको पता होगा कि ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, क्योंकि जितना भी फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, और जितना भी व्हीकल से निकलने वाला जो स्मोक है, धुआं है, वो अब सब आसमान में जाता है, जिसके वजह से वो जो बारिश होती है वो एसिडिक हो जाती है, यानी कि एसिडिक हो जाता है उसका जो वाटर है, तो इसलिए वो एसिड रेन के नाम से जानी जाती है। तो उसका मेजर रीज़न जो ना नॉइज़ पोल्यूशन है, ना नेचुरल डिसास्टर है, ना ही वाटर पोल्यूशन है। उसका सही आंसर है हमारा बी, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ अ मैन मेड डिसास्टर। देखो दो तरीके के डिसास्टर होते हैं, एक तो नेचुरल डिसास्टर होता है प्रकृति के द्वारा, जिसमें किसी इंडिविजुअल का, किसी इंसान का हाथ नहीं रहता उसके पीछे, है ना, और दूसरा होता है हमारा मैन मेड के, जो कि सीधा सीधा इंसानों की एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो होता है। सबसे पहला है एग्जाम्पल आपके सामने अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक जो है कि मैन मेड डिसास्टर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हम तुम चाहकर कितना भी कूद लें ऐसा अर्थक्वेक नहीं आएगा, ठीक है। सुनामी हम नहीं ला सकते हैं कि हाँ इंडिया हिंदू लोग एकदम समुद्र में
में गए, कूदे और सब ने एकदम पानी बहाया तो सुनामी ला देंगे, ऐसे सुनामी भी नहीं आ सकती। ये किसका है? ये भी नेचुरल है। अर्थक्वेक भी नेचुरल है, सुनामी भी नेचुरल है। फायर है, फिर उसके बाद है लैंडस्लाइड्स। ये दो ऑप्शन है आपके सामने, लैंडस्लाइड्स हैं और क्या है हमारा? फायर है, फायर है। तो आपके सामने तो बिल्कुल जो ऑप्शन है इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं, चलो कमेंट बॉक्स में बताएं। दो का तो मैंने बता दिया, ए और बी नहीं होंगे। अब सी और डी में से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सी और डी लिखते वक्त ये भी लिखें कि आप उसको लैंडस्लाइड लिख रहे हैं या फिर फायर को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ ऑफ 6 आर रिकमेंडेड बाय। जो 5 आर्टिकल्स हैं, जो फेथ है किसका? 6 का। तो वो जो 6 हैं उनका फेथ है वो किसके द्वारा रिकमेंडेड किए गए हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अमरदास। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछ रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताए, ऐसी, अब इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट नहीं है, नॉन प्रॉफिट नहीं है पूछा उन्होंने, ठीक है। प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट नहीं है। पहला आपके सामने ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बी सोसाइटी, सी एनजीओ, डी सेक्शन 25 कंपनी का जो एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 25 है उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब इन्होंने पूछा है कि नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ नॉन प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा ए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्रोनिम्स। अब पूछा है एक्रोनिम, पूछा है किसका? CSR का एक्रोनिम पूछा है। देखो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद ही सर्च करें, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप एक बार इसको सर्च करके लिखेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो CSR का फुल फॉर्म पूछा है बेसिकली, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोगैस। अब इसमें पूछा है कि बायोगैस का सोर्स नहीं, इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने ए है एनिमल वेस्ट, बी सीवेज या डी क्रॉप रेसिड्यू या डी न्यूक्लियर एनर्जी। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका देखो एनिमल वेस्ट से होता है, ठीक है, सोर्स है उसका, सीवेज भी सोर्स है और क्रॉप का रेसिड्यू है। क्रॉप रेसिड्यू का मतलब ये होता है कि जो क्रॉप हमने मतलब उगाई, जो फसल हमने उगाई उसका जो बच जाता है भूसा टाइप या फिर कोई चीज़ें जो हम यूज़ में नहीं लाते हैं खाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू, मतलब बचा हुआ है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रेसिड्यू। और ऑप्शन डी है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये ऊपर के जो तीन हैं ये तो उसके सोर्स हैं, एनिमल वेस्ट भी है, सीवेज भी है, क्रॉप रेसिड्यू, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका सोर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कंप्राइज ऑफ, जो न्यू ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, GHG बोलते हैं जिनको, और जो जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो क्या क्या होता है इन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर क्या क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रो ऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड एर्गोन। आपके सामने ऑप्शन है ना। अब इसका आंसर से बताओ क्या है। वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, डोंट वरी। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है, सही आंसर है इसका सी। वो कंसिस्ट करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें, ठीक है, मीथेन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेधा पाटकर इनमें से किस से जुड़ी हुई हैं? जो भी ये नीचे मूवमेंट दिए हुए हैं या आंदोलन दिए हुए हैं इनमें किस से जुड़ी हुई हैं? सबसे पहला नर्मदा बचाओ, ऑप्शन बी बीज बचाओ, सी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट या डी प्रोजेक्ट टाइगर। तो सीधी इसका सही से सबसे आसान आंसर है इसका। चलो आप ही बताओ इसको कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर भी आप ही बताओ, बहुत आसान है। इसको कमेंट बॉक्स में आप ही बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 73, विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। अब इनमें सामने पेयर दिए हुए हैं, उसमें पूछना है कि इनमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, सामने लिखा है रामकृष्ण मिशन, ओके। ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय और सामने लिखा ब्रह्मो समाज, ओके। उसके बाद है आपका दयानंद सरस्वती और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ओके। ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले
और सत्यशोधक समाज। अब देखो, आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। अगर आप, मैं आपसे बार बार बोलता चलता हूँ, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद जी का उनका जुड़ाव था रामकृष्ण मिशन, तो ये सही है, अब करेक्टली मैच है। उन्होंने पूछा नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ये भी ब्रह्म समाज इन्होंने स्थापना की थी, तो ये उनसे कनेक्टेड है। ऑप्शन सी और दयानंद सरस्वती का थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इसका सही आंसर नहीं है। दयानंद सरस्वती जी का ये नहीं है, उनका था आर्य समाज, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा सी। नॉट, उन्होंने पूछा ना नॉट करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन द ईयर। जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन पे जो आपको एमसीक्यू कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था, भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप इसका आंसर जरूर दें अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। तो नहीं देखी है तो वीडियो को मैं 2 सेकंड के लिए पॉज करो, इसका आंसर दो। नहीं दे पा रहे हो तो मैं चलो इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1948। तारीख भी पूछी जा सकती है आपसे, तो 10 दिसंबर 1948 को जो है इसकी क्या होती, स्थापना हुई थी। वो ह्यूमन राइट्स डे के नाम से भी हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बात करता है द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1922 परटेन्स टू, है ना। अब वो पूछ रहे हैं कि जो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट हुआ था, वो किससे रिगार्डिंग है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है हमारा पंचायती राज, रूरल एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्रेशन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किससे रिलेटेड थे, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज विनिंग माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ग्रामीण बैंक इज़ लोकेटेड इन, वो कहाँ पर लोकेटेड है। नोबेल प्राइज़ विनिंग है ये माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ग्रामीण बैंक, वो कहाँ पर लोकेटेड है। आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंडेड एंड रन बाय मदर टेरेसा। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें जो फंड की गई थी और उनके द्वारा चलाई गई थी, मदर टेरेसा के द्वारा चलाई गई थी, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। आपके सामने ऑप्शन है सिस्टर ऑफ लोरेटो, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, लोरेटो कॉन्वेंट या मिशनरी ऑफ चैरिटी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब पूछ लिया है उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछ लिया है। क्या सवाल है, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, ओके। ऑप्शन बी क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, हाँ ये भी फंडामेंटल राइट है, दोनों फंडामेंटल राइट है। उसके बाद पूछा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हाँ ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। उसके बाद पूछा है राइट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये एक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विट इज़ द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के फाउंडेशन क्या है ना, फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहला ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी जिला परिषद, या सी ए और बी, या डी स्टेट असेंबली। अगर आपने अच्छे से पंचायत राज अमेंडमेंट पढ़ा है, पंचायती जो अमेंडमेंट आए थे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, आपने इनको पढ़ा है और उनको समझा है, तो इसका आंसर आप बहुत इजी से कर पाएंगे ना। इसका आंसर देखो सी है बोथ, यानी ग्राम सभा और जिला परिषद को इसमें कंक्लूड होता, फाउंडेशन है ये उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मूवमेंट। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा सोशल मूवमेंट नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, बी बैगर एक्ट, सी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ओ सॉरी मैंने ऑप्शन किसी और के पढ़ दिए। आपके सामने ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मूवमेंट। अब पूछ रहे हैं सोशल मूवमेंट कौन सा नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है चिपको मूवमेंट, ये क्या ये सोशल मूवमेंट है। ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, या सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, या डी एंटी एपार्थाइड स्ट्रगल। ये बहुत आसान सा सवाल है, कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दिया जा सकता है। चिपको मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट था, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सोशल मूवमेंट था। एंटी एपार्थाइड रिजीम, एपार्थाइड का मतलब होता है एक ऐसा मतलब सिचुएशन है, कंडीशन है जहाँ पर
गोरे और काले रंग में भेदभाव किया जाता था, उसको अपार्थाइड रिजीम जो था पूरा, जिसमें रंग भेद या नस्ल भेद पर चीज़ें चलती थी, वो उसको बोलते हैं अपार्थाइड रिजीम, है ना। तो एंटी अपार्थाइड है तो इसका मतलब ये भी एक सोशल मूवमेंट था। तो इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आंसर क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है, सोशल मूवमेंट नहीं है। तो इसका बहुत आसान सा आप इसका आंसर कर सकते थे किसी भी कॉमन सेंस के बिहाफ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल लेजिस्लेशन। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एक सोशल लेजिस्लेशन नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, बैगर एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, या नॉन ऑफ दिस। अब इसका आंसर है, देखो, नॉट अ सोशल लेजिस्लेशन, अब ये भी सोशल लेजिस्लेशन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, है ना, बैगर भी एक सोशल लेजिस्लेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी एक सोशल लेजिस्लेशन के अंदर आता है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, अच्छा, विच इज फॉलोइंग नॉट अ सोशल लेजिस्लेशन, हाँ ठीक है, नो, इनमें से कोई भी सोशल लेजिस्लेशन नहीं है। हाँ ठीक है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सोशल लेजिस्लेशन नहीं है, ये सब इंडिविजुअल्स के वो है, सोशल लेजिस्लेशन के अंडर ये नहीं आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। अब पूछा है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, किसकी नहीं है, सोसाइटी की नहीं है। सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन है म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपके सामने पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक्स, हाँ तो ये तो सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, सोसाइटी बहुत डायनामिक होती है। ऑप्शन सी सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल भी उसका एक क्या है, एक फीचर है। या ऑप्शन डी का क्या है, एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी, एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी तो होना बहुत ही मुश्किल है सोसाइटी के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, टी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है, वो बोल रहे थे कि सर जो कैसा टेक्निकल टर्म आए तो उनको थोड़ा डिफाइन कर दिया करो। तो एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, एक ऐसी, मतलब एक ऐसे एक ही पैटर्न में पूरी सोसाइटी एक ही पैटर्न की है, एक ही तरीके का उनका कल्चर है, एक ही तरीके का खान पान है, एक ही तरीके के सोचते हैं, एक ही तरीके कस्टम रिवाज सब कुछ, ये आप पूछेंगे ना, ईच एंड एवरीथिंग। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है कि बिल्कुल एक जैसा दिखना सबका, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सोसाइटी में सब एक तरीके से दिखते हैं, एक ही तरीके के लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक सोसाइटी का फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द कास्ट सिस्टम इन वैदिक एज वॉज इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट। अब इसमें पूछा है कि जो कास्ट सिस्टम है, अब वो वैदिक एज में इंट्रोड्यूस हुआ था, टू फैसिलिटेट किसके लिए हुआ था। ऑप्शन है सोशल हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, या सप्रेशन ऑफ पीपल, या डी रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन तो इसमें नहीं होगा, है ना, वैदिक एज की बात चल रही है, तो रिजर्वेशन इसमें से हटा देंगे हम। ठीक है, रिजर्वेशन हमने हटा दिया, उसके बाद हमने सप्रेशन ऑफ पीपल हटा दी, क्योंकि वैदिक एज की बात चली, बाद में उसका फॉर्म हो गया था ये सप्रेशन ऑफ पीपल। सोशल हायरार्की को भी ये लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि सोशल हायरार्की हम डिवाइड बना दें, इसलिए भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था वैदिक एज में। इसका जो होल सोल पर्पज़ था वो था कि डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या क्वेश्चन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, इज़ अ फंडामेंटल राइट्स क्लासिफाइड अंडर। अब उसने पूछा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन के ग्राउंड पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होना एक फंडामेंटल राइट है, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू इक्वालिटी, या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब देखो, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो, अब बोलोगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वही इसका सही आंसर होगा, नहीं होगा। उन्होंने पर्टिकुलर आर्टिकल की बात की है, तो वो आर्टिकल जो स्पेसिफिकली बात करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, प्रोहिबिशन करता है किस पर, कि किसी भी बिहाफ पर, क्लास हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, है ना, बर्थ ऑफ प्लेस हो, इनके बिहाफ पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो आता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक है, तो आर्टिकल 15 जो इसकी बात करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा सी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ऑफ कास्ट। अच्छा चलो, तुम एक चीज़ ये भी सोचो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रिलीजन की तो दे दी उन्होंने, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो यही होना चाहिए ना। वो पूछ रहे हैं प्रोहिबिशन करना है किस पे, रिलीजन पे, रिलीजन के नाम पर प्रोहिबिशन करना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अब जो हम बोल रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तो हमें मिल गया अधिकार, लेकिन इसमें बताया गया कि आपको आज़ादी है, आप अपने किसी धर्म को मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप प्रोहिबिशन की बात नहीं की गई है। जो आर्टिकल हमारा 25 to 28 है, जिसमें राइट टू रिलीजन की, जिसमें रिलीजन की बात होती है, तो वहाँ पर जो है इसकी बात नहीं होती है प्रोहिबिशन की, डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो बात होती है आर्टिकल 15 के अंदर। तो इसका लगे सही आंसर जो है, इसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ऑफ कास्ट। अब इस कौन से बिहाव पर, किस बेसिस पर मेंबरशिप मिलती है, किसकी, कास्ट की, बाय नेम, बाय रिलीजन, बाय इकोनॉमिक स्टेटस या बाय बर्थ। बहुत आसानी से, बहुत कॉमन सेंस के साथ आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप इसका आंसर मुझे दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और लिखें पूरा। ऑप्शन ए लिखें पूरा, ऑप्शन ए के बाद लिखें बाय नेम, या ऑप्शन डी है या सी है, जो भी है पूरा लिखें उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द इंडियन स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इंक्लूड्स, है ना। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, ऑथराइज करता है भारत के राज्यों को, इंडियन स्टेट को, टू मेक स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसके लिए, जो वीकर सेक्शन है, कमजोर भाग है हमारे समाज के, उनके लिए बना सकते हैं। तो वो कौन कौन है, ऑप्शन ए प्रोस्टिट्यूट्स, बी डेली वेजर्स, सी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, या डी डोमेस्टिक वर्कर्स। बहुत आसान सा सवाल है इसका, इसके अंदर सभी बहुत लोग कवर हो जाते हैं, सभी कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ये एक अम्ब्रेला टर्म मान के चलते हैं इसको, ऑप्शन सी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि इसके अंदर ये सभी आ सकते हैं, डेली वेजर्स भी आ सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स भी आ सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अन्ना हजारे इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। अब उन्होंने पूछा अन्ना हजारे इनमें से कौन सी किससे एसोसिएटेड नहीं है। सबसे पहला जन लोकपाल बिल मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, या चिपको मूवमेंट। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ईजी है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी चिपको मूवमेंट, क्योंकि 1973 की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेगेटिव ट्रीटमेंट ऑफ वन पर्सन बाय अनदर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज। अब वो क्या है, एक नेगेटिव ट्रीटमेंट है किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के लिए, किसके बिहाफ पर, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर। वो क्या कहता है, इंडिविजुअल प्रेजुडिस, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन, या इंस्टीट्यूशनल प्रेजुडिस। देखो इंडिविजुअल की बात हो रही है तो इंस्टीट्यूशन तो नहीं आया ना इसमें, इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगे तो इसके सामने हमारे से क्या होगा, ऑप्शन हट जाएंगे, ये ऑप्शन बी और सी, डी दोनों हट जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा सी होगा। बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस इसका आंसर हम कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब उसमें पूछा है कि सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है इंडिया में। आपके सामने ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बात करता है जे एक्ट 2000, या एम्प्लॉयमेंट स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, या इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1986। अब इसमें पूछा है कि सोशल सिक्योरिटी वाला बताना है हमें। तो इसमें सिक्योरिटी अलग चीज़ होती है। देखो सोशल सिक्योरिटी वो होती है एक तरीके से सेफ्टी नेट तरीके से काम करते हैं। सेफ्टी नेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज आपके पास एक जॉब, आज आपके मान के चलो आप एक हेल्दी पर्सन हैं, लेकिन हो सकता है कल को आप तबीयत ख़राब हो जाए आपकी, कल को आपकी हेल्थ जो है डिट्रॉयड होने लगे, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उस आपके पास इतने मीन्स नहीं है, आपके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपना ट्रीटमेंट करा सकें, तो आपकी तो जो है डेथ हो जाना बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जो है इस गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनके थ्रू क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, आपको हेल्थ की फैसिलिटीज़, हेल्थ के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराती है। वो क्या कहलाता है, सेफ्टी नेट या सोशल सिक्योरिटी कहलाता है। उसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इसके अंदर जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं किसको, उन सभी एम्प्लॉयज़ को जो कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको पीएफ भी मिलता है, उनके लिए अलग स्कूल्स भी होते हैं, अलग हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पर उनको दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। तो वो किस तरीके से काम करती है, तो सोशल सिक्योरिटी के तरीके से काम करता है। तो इसमें जो सोशल लेजिस्लेशन है वो है हमारा बी, और आंसर नंबर
क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन द एम्प्लॉइज स्टेट्स इंश्योरेंस एक्ट 1948। जो जे एक्ट है या चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है या फिर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, सोशल डिफेंस के अंदर आते हैं। सोशल डिफेंस एक अलग टर्म है, उसको मैं कभी बाद में डिफाइन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मूवमेंट विच कॉज्ड अ बैन ऑन सती प्रथा वॉज लेड बाई। द मूवमेंट जो कि विच कोज अ बैन ऑन सती प्रथा, वो किसके द्वारा चलाया गया था? आपके सामने ऑप्शन है जे बी फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय या डी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का भी नाम आ गया। चलो देखो इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर सी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी इनमें से कौन से स्टेट के अंदर है? आपके सामने ऑप्शन है, जैसे आपको पता ही होगा, आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं। साउथ इंडियन स्टेट में जो काफ़ी हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है वो केरला है। कौन सा है? वो केरला है, तो इसका सही आंसर भी केरला ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन। अब अगर आपने पढ़ा होगा, जो मैंने बताया था आपको मैस्लोज की नीड हायरार्की, उसके अकॉर्डिंग भी जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बहुत इजी से करते हैं। बेसिक नीड पूछ लिया है किसकी? ह्यूमन की। आपके सामने ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ओके, बी फिजियोलॉजिकल, सी सिक्योरिटी या डी सेल्फ एस्टीम। अब बेसिक पूछा है तो आपके सामने ऑप्शन तो ही जो हैं। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो बहुत ऊपर की तरफ आता है हायरार्की में, और सेल्फ एस्टीम सबसे जो नीचे बेस पर आता है वो आता है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें आपको खाना पीना रहना कपड़ा ये सब आपको मिल रहा हो, तब उसके बाद आप सिक्योरिटी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इग्नाइटेड माइंड्स। अब इग्नाइटेड माइंड के जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत काफ़ी पॉपुलर है। आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दो। देखो मैं इसका नहीं बताऊंगा आपको, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। आपके सामने ऑप्शन ये है ABCD, आप इसका आंसर दो मुझे क्वेश्चन नंबर 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और द एलिजिबल मेंबर ऑफ स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड, है ना। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, होल पॉपुलेशन, बाई होल पॉपुलेशन और ऑल एलिजिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड। अब उसमें मुझे एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो एलिजिबल मेंबर थे, और उन्होंने क्या है इलेक्ट किया है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की, एनार्की, इसको सेक्युलरिज्म या डेमोक्रेसी। बहुत आसान सा आंसर है इसका। मोनार्की तो वो होता है कि किसी इंडिविजुअल है जो वो जनरेशन टू जनरेशन पावर जो है पास होती रहती है। एनार्की अराजकता होती है, जहाँ पर कोई लॉलेसनेस होता है यहाँ पर तो हो ही नहीं। सेक्युलरिज्म एक अलग चीज़ है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? डी, जिसको हम हर 5 साल में सेंट्रल इलेक्शन में और स्टेट में भी प्रैक्टिस करते हैं। हम सभी मिलकर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं स्टेट असेंबली में या फिर लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, इन द इंडिया द लॉज वर फ्रेम्ड बाई दिस सिस्टम। जो इंडिया के अंदर हैं लॉज किसके द्वारा फ्रेम्ड किए जाते हैं इस सिस्टम में? ए लेजिस्लेशन, बी जुडिशरी या सी एग्जीक्यूटिव या डी पॉलिटिकल पार्टीज़। कौन बनाता है कानून? आपके सामने ऑप्शन जो ए है सब वही इसका आंसर है। जुडिशरी तो कानून नहीं बनाती है, लेजिस्लेशन ही बनाती है। लेजिस्लेचर मतलब स्टेट की असेंबली या फिर पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेदास। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेदास। देखो वेदास के नंबर पूछे हैं कि वेदास के कितने नंबर हैं। अगर आपने वेदा के बारे में पढ़ा होगा तो मेजरली कितने वेदा हैं? वेदास जो नंबर हैं वो हैं 4 वेद हैं। सबसे पहला हमारा सबसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेदा हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस पूछा है, क्या है? पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद या गोधरा। 97 का जो सही आंसर है वो है पोरबंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजक इज सेड टू द एसोसिएटेड विद दिस पोइट। अब इसमें बिजक के बारे में पूछा है कि किसी ने बोला है कि किससे एसोसिएटेड है, कौन से पोइट से एसोसिएटेड है ये? तुलसीदास, कबीरदास या वेद व्यास या फिर कबीर। 98 इसमें जो बिजक जो है वो है कबीर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 99, अब ये लास्ट होने जा रहा है बस, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इनको अटैम्प्ट करें अच्छे से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गिवन बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसके द्वारा दिया गया है ना। आपके सामने ऑप्शन है UNHRC या UNDP, UNCRC या WHO। 99 का ऑप्शन
आप इसको मैं बता चुका हूँ पहले भी, मैं इसका ईयर तक भी बता चुका हूँ, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दें, है ना। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आप भी थोड़ा सा अगर कंफर्ट जोन से बाहर होकर सर्च करेंगे, इधर उधर देखेंगे इनका आंसर, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाने हैं। ये भी मेरी इसके पीछे स्ट्रैटेजी होती है आपसे पूछने की, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, मजदूर किसान शक्ति संगठन इज लिंक्ड विद, मजदूर किसान संगठन है वो किससे रिलेटेड है, अरुण रॉय, अरुंधति रॉय, या तीस्ता स्टेलवॉर्ड, या फिर विनायक सेन। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर है वो है अरुणा रॉय, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये 100 क्वेश्चन जो हमने 75 क्वेश्चन इसमें आपके साथ डिस्कस किए हैं, आंसर भी दिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी है तो ये हमारा चैनल का लोगो है। मैं ज़्यादातर तो अपील नहीं करता हूँ उसका सब्सक्राइब करने का, आज मैं सबसे अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम को, 16 को आपका एग्ज़ाम है, 16 जून को, 2-3 दिन बचे हैं मुश्किल से। मेरी सारे वीडियोस को देख लो, चाहे 2x2 की स्पीड पर देख लो, लेकिन देख लो, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, और आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। सो मेरी यही विशेष है, और मैं अगर मुझे टाइम मिला तो और भी वीडियो में बना दूंगा, अगर नहीं मिला तो उसके लिए सॉरी, बट हम जल्द मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, बाय बाय।